प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने यह बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत दुखी हैं और दुखी इस बात पर हैं कि नवाज शरीफ उनको गोली देने में कामयाब हो गए और धोखा देकर वो बाहर चले गए। लेकिन वो कहते हैं कि चलिए गनीमत यह है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से रोक लिया है और उनका जब हमने नाम ECL में डाला तो 15 दिन का वक्त था उनके पास कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास अपील लेकर आते, लेकिन वो अपील में नहीं आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है और उनमें से एक मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी हैं, इसीलिए ये सवाल हम आज सामने रख रहे हैं कि उनकी जो लीगल टीम है शहबाज शरीफ साहब की, उनकी स्ट्रेटजी अब क्या है। वो ECL में इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास दरख्वास्त लेकर क्यों नहीं गए और अब वो क्या हाई कोर्ट के पास बराह रास्त जाएंगे नाम निकलवाने के लिए। इसी तरह से हम कुछ सियासी महाज पर देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पर अगर एक तरफ वज़ीर आज़म दुखी हैं तो सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, बिलावल भुट्टो भी हमें दुखी दिखाई देते हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो शिकवा कर चुके हैं कि वो बाहर जाकर बैठ गए और जरदारी साहब तो कह चुके हैं कि जनाब आप वापस आएँ तो PDM को लीड करें, आइए हम मिलकर इस्तीफे देते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। अब शहबाज शरीफ साहब की बाहर जाने के लिए एक जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ एक और मैं कानूनी नुक्ता उठाऊँगा, वो ये है कि जजेस का शिकवा यह है कुछ जजेस का कि PMLN के लोग बाहर जाकर मीडिया में बैठकर उनके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि जस्टिस असद गुराल साहब ने इसी बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ साहब का केस सुनने से भी इनकार कर दिया और कैप्टन सफदर का केस सुनने से भी इनकार कर दिया और कहा कि मैं आपका केस नहीं सुनूंगा, आप तो हमारे खिलाफ जाकर मीडिया में गुफ्तगू करते हैं और अब बेंच भी टूट गया। तो हम सवाल रखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन है तो जो नून लीग के रहनुमा हैं वो जजेस के ख़िलाफ़ मीडिया में जाकर गुफ्तगू क्यों करते हैं, ये तो हमारे मौज़ूआत होंगे। कुछ बजट पे भी गुफ्तगू करेंगे, आने वाले दिनों में PDM की स्ट्रैटेजी पर बात होगी। मेरे साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और जैसे कि मैंने कहा भी था अभी कि मुस्लिम लीग नून की जो अहम केसेस हैं और उनकी लीडरशिप के अहम केसेस हैं उसमें एक कानूनी टीम का एक हिस्सा भी है एक तरह से। मैं अता तारड़ साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। अंदीब अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। अता तारड़ साहब मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा है, ज़रा सुन लीजिए। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। सो मिनिस्ट्री में इंटीरियर में उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। अता तारड़, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने जो 15 दिन होते हैं उसको अवेल क्यों नहीं किया और इंटीरियर मिनिस्ट्री में ECL में नाम डाले जाने के खिलाफ दरखास्त क्यों नहीं दी? बहुत शुक्रिया असद साहब, आपकी बड़ी रिसर्च है लीगल टॉपिक्स पे, अदालतों में भी आप नज़र आते हैं और आप बड़ी इस पे जो बात करते हैं तहकीक के तहत करते हैं। मैं आपके काम को सराहता भी रहता हूँ, बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम आज से 1 साल कबल ECL में डाला गया था इसी असासों वाले केस में और हम लाहौर हाई कोर्ट से हमने रुजू किया और जब हम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने गए तो हमारी दरख्वास्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ पर मुश्तमिल था कि जिन लोगों ने हमारा नाम ECL में डाला है उनकी मैलफाइडी इंटेंशन है, यानी बदनीति पे मबनी हमारा नाम ECL में डाला गया है। इसलिए हम अदालत के पास आए हैं, हम अदालत से रिलीफ लेने आए हैं। अदालत हमें उन लोगों के रहमो करम पे ना छोड़े कि जिन लोगों ने हमारा नाम बदनीति पे मबनी करके तो ECL में डाला है। अदालत ने हमारी इस्तदा कबूल की। मलिक शहजाद घेबा साहब और मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब की तब DB थी, उसने हमारे हक में फ़ैसला दिया और उसने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि जिसने आपका नाम डाला है, आपको अगर इंसाफ की तवक्को नहीं है तो हम आपको वहाँ नहीं भेजना चाहते। तो इसी उसूल पर मबनी हमने इस्तीफ़ा जो कानूनी मशावरत की और जिस तरीके से वज़रा की मुशीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लब कुशाई थी इस ECL के ऑर्डर के हवाले से, पूरे 2-3 हफ्ते लगता ये था कि पाकिस्तान में इस ECL के ऑर्डर के अलावा मसला ही और कोई नहीं है। तो हम अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं, हम अदालत में ज़रूर जाएंगे, मगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास, और वो भी शेख रशीद के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होते हुए और मिर्ज़ा शहजाद अकबर के मुशीरे दाखिला होते हुए, हम समझते हैं कि ये हमें ना इंसाफ की वहाँ से तवक्को है, ना इंसाफ वहाँ से मिलना है और वहाँ दरख्वास्त दे के हम अपने आप को मज़ीद इसमें किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं करना चाहते और हम समझते हैं कि हम बिल्कुल किसी हुकूमती एहलकार को दरखास्त देने के मजाज नहीं है। हम जाएंगे लेकिन अदालत जाएंगे और लेकिन अता तारड़ साहब, इसी शहजाद अकबर साहब के होते हुए
आप FIA के पास तो 7 मई के फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए चले गए थे, आपने उनसे कहा था कि जी हमें ये देखें, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर, हमें बाहर जाने दें, तब आपने एक हुकूमती इदारे से क्यों रुजू किया था? देखिए, वो इसलिए किया था कि जो अदालती ऑर्डर हमने लिया था, उस अदालती ऑर्डर में FIA की 2 अफसरान की हाजिरी मार्क हुई हुई थी। उसके अंदर FIA को और वजारत दाखिला को बाकायदा एक हिदायत जारी की गई थी। जब मैं खुद FIA के दफ्तर गया हूँ तो ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने FIA को किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी। उनका जो ऑन ड्यूटी स्टेशन हाउस ऑफिसर मौजूद था, उसको मैंने ये कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपी जो है वो वसूल करवाई और उन्हें कहा कि ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो वो कोर्ट ऑर्डर्स हम वहां पे सबमिट करवाने गए थे। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई दरखास्त नहीं है। मगर असद साहब, ये भी तो देखिए कि एक रिंग रोड का भी स्कैंडल है, 2 अरब 30 करोड़ अदा हो गए, 10-15 अरब उसके कॉस्ट में इजाफा हुआ और उसका मरकजी मुल्जिम वीकेंड के लिए प्राइवेट जेट पे दुबई चला जाता है और किसी ECL, किसी ब्लैकलिस्ट, किसी PNIL में उसका नाम नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर अताउल्लाह तारड़ या असदुल्ला साहब जाना चाहे दुबई तो दुबई के वीजे बंद हैं, पाकिस्तानी वहां नहीं जा सकते। उनको ये भी फैसिलिटी दी गई कि दुबई का उनका वीजा भी लगवा दिया गया। तो ये जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला नारा है, ये बिल्कुल सच नारा है। और आज ये जो पाकिस्तान नया बना है, ये अशराफिया के लिए और ये अमीरों के लिए और ये वज़रा और मशीरों के लिए बना है, जिसमें तमाम सहूलियात इनके लिए हैं। बाकियों को ये जेल में फेंकते हैं, झूठे मुकदमात उनके खिलाफ बनाते हैं और इंतकामी सियासत का निशाना बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप इसलिए नहीं गए। अंदलीब साहबा, आपने सुनिए अता तारड़ साहब की बात। वो कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास दरखास्त लेकर ECL के खिलाफ, ये तो पहले ही बदनीयती पर मबनी फैसला है और बदनीयती पर मबनी बदनीयती की वजह से जो है वो नाम उनका ECL में डाला गया, हम क्यों चले जाएं। तो आप शहबाज शरीफ साहब को रोके रख कितना अर्सा रख सकते हैं? वो दोबारा ECL का नाम लेकर चले जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे कि उन्होंने पहले रिलीफ लिया था, दोबारा उनको रिलीफ मिल सकता है। आप कितना अर्सा उनको रोक सकते हैं बाहर जाने से? शुक्रिया असद। ये तो इनकी कानूनी और सियासी ऑप्शंस हैं और ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं जी। इनके दायरा इख्तियार में है, जरूर करें। लेकिन आपने देखा ही है कि जो इस मुल्क की सबसे अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है, उनके रिमार्क्स आपने देखे कि ये किस तरह से ये हुआ। मतलब बड़े भाई पहले भगौड़े, पहले अदालत कह चुकी है कि जी उनको वापस लाया जाए। उनके जो गारंटर हैं, जो कहते थे कि जी वो वापस आएंगे, वो खुद फरार हो रहे हैं। अदालत कह चुकी है कि उनको वापस लाया जाए। अदालत में तो आप गए ही नहीं है दरखास्त लेकर, जिसकी वजह से वो अदालत कहे कि उनको वापस लाया जाए। आपको लाहौर हाई कोर्ट का वो सारा उनके रिमार्क्स आप देख लें। उन्होंने कहा भगौड़े हैं, मुजरिम हैं, मुल्जिम हैं, कन्विक्टेड हैं, भागे हुए हैं, चकमा दे के पूरी कौम को रुला के गए। दीज आर देयर रिमार्क्स एंड ही हैज रन अवे इन अ डिफरेंट केस। ठीक है, उनके रिमार्क्स वहां मौजूद हैं। उसके बाद आप देखें कि ये जो गारंटर है माशाल्लाह, ये एक होती है इंस्टेंट कॉफी, बटन दबाएं आप और वो कैपेचिनो आपके नीचे आती है। ये है इंस्टेंट फरार कि इधर आपने दायर की, ऊपर से आपकी फटाफट मानी गई और यक तरफा फैसला करके आप रात के 12 बजे पतली गली से फरार होने की कोशिश कर रहे थे रंगे हाथ। फिर आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली? आपको नहीं लेनी चाहिए थी ना, जब आप सुप्रीम कोर्ट में 7 मई के फैसले के खिलाफ गए थे। क्यों आपने दरखास्त वापस ली है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? उनको तो ECL में डाल दिया कि अब तो हमें जरूरत नहीं, और इन्होंने खुद विड्रॉ कर ली, तो फिर हम किस लिए जाएं? नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखें, ये इनके लीडर हैं। जब मुश्किलात आती है ये बाहर भाग जाते हैं और इन जैसे बेचारे वर्कर्स को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और हर दफा कहते हैं कि जी हम बीमार हैं। ये अच्छी बीमारी है कि आप देखें, जब से ये वापस आए हैं, जब से इनको पकड़ा गया है, ये हर जगह होते हैं, हर जगह बोल रहे हैं, ना बीमारी है ना कुछ है। जेलों में जाते हैं तो लगता है कोई 5 स्टार होटल से वापस आ रहे हैं। तो ये वाकई ये जो मजाक है ना, ये बंद होना चाहिए। मुझे आरिफ चौधरी साहब ये बताइए कि अता तारड़ साहब ने फैसला किया, इनकी टीम ने, कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ साहब की, कि हम हुकूमत के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले ही मेलाफाइड इंटेंशंस के तहत उनका नाम ECL में डाला गया है और हम जाएंगे कोर्ट में। क्या ये एतराज़ लग सकता है कि आपने रेलेवेंट जो फोरम है उसको इख्तियार क्यों नहीं किया?
और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, आप क्या समझते हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि उनका नाम ईसीएल से निकाला या उनका नाम ईसीएल में डाला जाना, एक ऐसे शख्स में जिसपे इस नौयत के केसेज हैं, जिसमें बहुत सारे और लोगों के केसेज हैं और वो जमानत पर हैं और वो ट्रायल को फेस कर रहे हैं और वो पहले भी आ चुके हैं और अदालत ने कहा कि वो पहले गए थे, पहले भी आ गए थे, उनका रिकॉर्ड ठीक है, उनका जो बिहेवियर है एक मुलजिम का वो ठीक है। तो आपके ख्याल में इनका नाम ईसीएल पर रखा जाना जस्टिफाइड है? असद साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मेरे दोस्त तारड़ साहब जो हैं उन्हें यकीनन मालूम है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन यानी क्यों वापस ली, उन्होंने पिटीशन अपने ये जो थे गवर्नमेंट ने क्यों ली और जो ऑब्जर्वेशंस थी वो उसका भी इन्हें पता है। और दूसरी बात ये कि कानून असद साहब किसी की सवाबदीद पे नहीं रखा जा सकता, किसी की विम्स के ऊपर नहीं रखा जा सकता। हर दौर में यानी लोग जो है वो दुश्मन भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास आपको जाना पड़ता है। और ये बात कहना कि जी हमने इसलिए फैसला, इनका फैसला, ये अपने आप को इन्होंने कोर्ट बना लिया है, इन्होंने अपने आप को कानून से मावरा तस्वर ये करते हुए ये कह रहे हैं, वरना कानून की ये रिक्वायरमेंट है। चाहे वहाँ शेख रशीद बैठा है, इनके दुश्मन बैठे हैं, उन्हें मेलाफाइडी है, ये समझते हैं कि जी उनकी बदनिश्ती है, इन्हें सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए था। और अगर ये उनके पास नहीं जाते तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने पूरी नहीं की। और अल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी होते हुए अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता तो डायरेक्ट हाई कोर्ट रिट पिटीशन में उसे एंटरटेन नहीं कर सकती। और अगर एंटरटेन करती है और ये उसकी मिसाल दे रहे हैं घेबा साहब की, तो मैं ये समझता हूं कि एक गैर मामूली बात होगी और इस तरह की गैर मामूली बात को ऑलरेडी डेप्रिकेट कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दरखास्त पर एतराज लगेगा, अगर ये जाएंगे हाई कोर्ट के पास तो एतराज लगेगा कि आप रेलेवेंट फोरम पर क्यों नहीं गए पहले, आप ये कह रहे हैं? एतराज बिल्कुल एतराज भी लगेगा और उसके बाद हाई कोर्ट जो है जस्टिशियसली ये फैसला करेगी कि भाई सबसे पहले आप अल्टरनेट रेमेडी इस्तेमाल करते। चूंकि कानून इनके लिए बदला नहीं जा सकता। मैं तो हैरान हूं कि ये फरमा रहे हैं कि इससे साबित हुआ कि उमरा के लिए कानून और है और इसके साबित हुआ कि गरीबों के, भाई इसी से साबित हो रहा है कि आपको रिलीफ जो मिल रहा है सुबह शाम अदालतों में जाने वाले लोग जो है उन्हें यह कहा जाता है कि जनाब रिट पिटीशन के लिए सबसे पहले जो है अल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी आप जो है वो अवेल करके आए। अगर आप अवेल नहीं करते तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? तो इसलिए किसी फोरम को इस तरह इस बुनियाद पे किसी की सवाबदीद पे किसी की विम्स पे तर्क नहीं किया जा सकता, वो जरूरी था। और जी और दूसरी बात जो आपने फरमाई कि शहबाज शरीफ साहब का केस, मैं तो हुकूमत में हैरान हूं कि ये जो हमारी बहन बात कर रही थी, भाई बात आप आज तक इन्होंने आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की और कई दफा कही कि भाई जहां आप ये कहते हैं कि जी वो भगौड़े हैं, जहां आप कहते हैं कि जी उन्होंने गारंटर थे वो और वो वापस अदालत में आप नहीं गए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो दुखी होने वाली, इस पे भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये समझता हूं कि अगर वो दुखी हैं तो वो दुखी होने की बजाय अपनी गलती तस्लीम करें और इस्तीफा दे कि वो नाअहल है कि जिन्होंने, क्योंकि उनकी सवाबदीद तो पे अगर आप पहली बात तो बोर्ड बन गया, गलत फैसले हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कन्विक्ट है और वो उसे रिलीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के कह रहे आज परेशान है, तो ये कोई उनका ठीक है। चलें, प्राइम मिनिस्टर अकेले दुखी नहीं है, बिलावल साहब भी दुखी हैं, मसला ये गलत फैसला किया। राइट सर, आरिफ चौधरी साहब, बिलावल साहब भी दुखी हैं, तैमूर तालपुर साहब, बिलावल साहब क्यों दुखी हैं कि जी रायवेंट के वजीर आजम को आपने बाहर जाने का मौका दिया, वो समझते हैं कि हुकूमत ने फेवर दी है, हुकूमत तो दुखी है। आप बिलावल साहब ये समझते हैं हुकूमत ने रायवेंट के वजीर आजम को फेवर दी है, उनको बाहर जाने की इजाजत दे दी है, प्राइम मिनिस्टर तो खुद दुखी हैं, आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात आप कर रहे हैं उस प्रोस्पेक्टिव में बात चेयरमैन बिलावल साहब ने नहीं की थी। उन्होंने इन दुगली पॉलिसीज की बात की थी जो ये पीटीआई हुकूमत करती आ रही है। उन्होंने कंपेयर किया था आज जो हालात है हमारे सूबा सिंध में, जब सिंध के पानी का शेयर सारा पंजाब को दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन पॉलिसीज की जहां पर पीटीआई को एक स्टांस मिलता है और बाकी सारी जमातें एक अलग स्टांस पर होती हैं। अपोजिशन का कोई भी अरकान हो उस पर किसी भी चीज़ का शक या शुबा होता है तो उसको उठा के खुर्शीद शाह साहब की तरह 22 महीनों के लिए बगैर किसी प्रूफ के अरेस्ट कर लिया जाता है।
और वहीं अगर अपना कोई गवर्नमेंट का अफराद हो वो इस्तीफा दे देता है अपनी पोस्ट से तो उस पर नायब के केसेस नहीं होते। तो ये दुगने पॉलिसी, दुगने मयार की बात हो रही है जो पाकिस्तान को जिसने आज डुबा दिया है मसलों में, मसालों में। साहब देखें ना, फेवर्स तो आपके लीडर्स को भी मिली है। अगर ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त जेल में नहीं है बल्कि अस्पताल में अपना टाइम गुजार रहे हैं, जेल में जो होना चाहिए था, तो शर्जील मेमन साहब ने भी ऐसे किया, डॉक्टर आसिम साहब ने भी ऐसे किया, फिर आसिफ जरदारी साहब की भी बेल हो गई, पीपल्स पार्टी के और बहुत सारे लोगों की बेल हुई है। तो आप सिर्फ एक खुर्शीद शाह को बुनियाद बनाकर तो नहीं कह सकते कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी तो मिले हैं, अदालतों ही से मिले हैं। आपको असद भाई पता है कि क्या ज्यादतियां और क्या टॉर्चर किया गया था शर्जील मेमन साहब के साथ हॉस्पिटल में? किस तरह से डॉक्टर आसिम जैसे आदमी को टॉर्चर किया गया था हॉस्पिटल से पहले? आपको पता है कितना अरसा रेंजर्स की कस्टडी में रहे हैं डॉक्टर आसिम? कितने महीने वो रेंजर्स की कस्टडी में रहे हैं? शर्जील मेमन कितना अरसा जेल में रहा है? उसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ी है उसके बाद उसको उन्होंने अस्पताल में किया है। हमें कहीं भी नहीं भेजा गया अस्पतालों में, हमने तो महीनों के महीनों काटे हैं कस्टडी में, जेल की, पुलिस की, रेंजर्स की, उसके बाद हमें कोई रिलीफ मिला है। तो हमने तो कहीं मांगा भी नहीं। तो पीटीआई के लोग हैं, अगर गलती से किसी गलत केस में जेल में चले भी जाएं तो रातों रात जो उनको अस्पताल मिल जाता है। हम ना इतने कमजोर हैं और ना हमने कभी इस तरह से कोई गैर मायना डिमांड की है। ठीक है, सही है। चले आज तक आपने देखा है डॉक्टर आसिम के खिलाफ कोई चीज प्रूव नहीं हो सकी, शर्जील मेमन के साथ कोई चीज प्रूव नहीं हो सकी, खुर्शीद शाह साहब के ऊपर तो कुछ बुनियाद ही नहीं मिल रही इनको, पर फिर भी 22 महीने से नहीं छोड़े। बिल्कुल सही। अच्छा अता साहब, आप पहले तो इस बात का जवाब दे देना जो अभी आरिफ चौधरी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि आपने ऑल्टरनेट रेमेडी क्यों यूज नहीं की। ये तो आपके ऊपर एतराज लगेगा जब आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे अपनी दरखास्त लेकर कि आपको अगर शेख रशीद पसंद नहीं है तो आपके पास एक कानूनी रास्ता तो था, आपको उसको अवेल करना चाहिए था। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में जो केसेस का फैसला होता है, हम एक कॉमन लॉ कंट्री हैं और अदालती फैसलों की नज़ीरों के तहत वो फैसले होते हैं। अगर मैं वहाँ पे ये साबित कर दूँ, अदालती फैसलों की नज़ीरें वहाँ पे प्रेजेंट करके, PLD, SCMR प्रेजेंट करके कि कई ऐसे ऑर्डर्स, इम्प्यूग्ड ऑर्डर सेटिसाइड हुए हैं जहाँ पे आप ऑल्टरनेट रेमेडी सीख करने नहीं गए बिकॉज मैलाफाइडी इन्वॉल्व थी, तो मेरे पास तो उस पर बेशुमार केस लॉ है। आज का नहीं है, कुछ 1980s का है, कुछ 90 की दहाई का है, कुछ रीसेंट केस लॉ है। देखिए, वो मैं अपने पिक्यूलियर फैक्ट्स के ऊपर, यानी मेरे केस के जो हकायक हैं वो ये हैं कि इस केस में मेरा नाम पहले ECL में मौजूद था, वो कोर्ट के ऑर्डर पे निकाला गया, आप दोबारा किस तरह डाल सकते हैं? और वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे था जब मैं ज्यादा मतलूब था। रेफरेंस के 58 वॉल्यूम्स आने के बाद, ट्रायल कोर्ट में मेरी हाजिरी लगने के बाद, मेरिट पे मेरी बेल होने के बाद, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो ये दोबारा ECL का ऑर्डर पास करे। इट इज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। वो मेरा हक है कि मैं उसको किस तरह साबित करता हूं, मैं मैलाफाइडी किस तरह साबित करता हूं। और आर्टिकल 190 वो आपको इसलिए जाने देना नहीं चाहते ना सर, एक ही मौक़िफ़ है हुकूमत का, वो ये है कि आप जिस शख्स के गारंटर बने थे, जमानती बने थे, वो शख्स को आप वापस नहीं ला सके, तो हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? एक मिनट में उस पर भी अर्ज कर देता हूं। देखिए, ये तो हम अपना केस साबित करेंगे और जो अंदलीफ साहब ने बात की, बात सच करनी चाहिए। पहली बात यह है कि ECL का ऑर्डर पास करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। पहली पेशी जब हुई तो ECL का आप ऑर्डर पास कर चुके थे। अवाम को तो गुमराह ना करें। आपने तब वापस क्यों नहीं लिया पहली पेशी पे? आपने अब वापस क्यों लिया? नंबर 1। नंबर 2, असद साहब, ये हकीकत आपको लगता है कि वो रिजेक्ट होने वाला था इसलिए वापस लिया? बिल्कुल डिसमिस हो रहा था। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है मियां नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से, उस अंडरटेकिंग और ऑर्डर में यह दर्ज है कि 8 हफ्ते या जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर कर दें। अब उस केस में हुकूमत ने उसकी अर्ली हियरिंग के लिए या उसकी पैरवी के लिए एक दरखास्त भी दायर नहीं की। अब अंदलीब साहिबा जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बात कर रही है, ना कोई ऐसा केस एग्जिस्ट करता है, ना ऐसे रिमार्क्स एग्जिस्ट करते हैं और ना ऐसी कभी कार्रवाई हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, वहां हम अदालत के सामने मौजूद हैं। आखिरी पेशी पे ख्वाजा आमिर फारूक साहब को हमने सदा ये की कि या तो मियां साहब की गैर मौजूदगी में ये फैसला कर दिया जाए, हम मौजूद हैं, खड़े हैं, केस आर्ग्यू कर रहे हैं, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अदालती फैसले मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि मुल्जिम की वापसी पे आप कर लें। हमने तो अदालत को अब उस पर असिस्ट करना है, तो इसलिए ये गलत बात कम से कम ना करें। झूठ के ना पैर होते हैं ना सिर होता है। तो आपने पूरी अपनी गुफ्तगू आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे मुझे इतराज है, मगर वो आपकी तरबियत है, मेरी अपनी तरबियत है। आपने झूठ बोला, उसको मैं जरूर बेनकाब करूंगा, और मैंने दलाइल के साथ और अपनी बात फैक्ट बेस रख के, आपने जो 3 गलत बयानियां की थी वो मैंने अवाम के सामने भी रखा और शो के तवस्सुत से पैनल के सामने भी रखा है।
सही है, लेकिन चलिए अदालत ने भगौड़ा ना कहा हो बेशक, लेकिन एब्सकॉन्डर तो कहा है ना, एब्सकॉन्डर तो करार दे दिए गए हैं नवाज शरीफ साहब। एब्सकॉन्शन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भी खड़ी है नैब की, हम भी खड़े हैं, हमने उसमें इस्तदा भी की है कि जी हम एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे, हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का एक वैलिड ऑर्डर मौजूद है और हम अदालत के सामने खड़े हैं। अगर अदालत उनकी गैर मौजूदगी में एक्स पार्टी भी केस चलाना चाहती है, हालांकि एक्स पार्टी नहीं होगा क्योंकि हम मौजूद हैं वहां मौके पे, तो हम तो वहां पे जवाब दें। और अब आपने ये राय देनी है ना कि उनका केस जो है वो डिसमिस कर दिया, उनकी अपील को डिसमिस की जाए या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए, ये तो अभी फैसला होना है। मुझे एक चीज़ का मुख्तसरन जरा जल्दी से जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अता साहब। और वो जो अभी बात हो रही थी कि बिलावल साहब खुद भी दुखी हैं और वो ताना दे रहे हैं आपको कि जनाब आप बाहर जाके बैठ गए। जरदारी साहब पहले भी कह चुके हैं कि आप आए ना, वापस आए, क़यादत करें तो हम आपको आपकी क़यादत में इस्तीफे देते हैं। तो आपको ताने मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वापस ना आने पर? देखिए, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, इन 3 सालों के अंदर जितनी जेलें हमने काटी हैं, मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत से चौधरी शुगर मिल के केस में नैब ने दोबारा गिरफ्तार किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेल पर थी, वालिद से जेल मुलाकात के दौरान वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। 22 माह हमजा शहबाज जेल होके आए। शहबाज शरीफ पहले 5 माह गए, अब 7 माह दोबारा गए। तो बात यह है कि हमने तो बहुत जेलें काटी हैं। अब मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे मैं आप पे ताने कसूं, मगर पंजाब की जेल और सिंध की जेल में बड़ा फर्क है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, खुर्शीद शाह साहब सलासिल में जरूर है, पाबंद नहीं है। तो इसलिए पंजाब की जेलें जहां शहजाद अकबर रात को आपका हीटर बंद करवा देता है, जब आपकी चारपाई ले लेता है और कहता है जमीन पे सुलाया जाए, और मिर्जा शहजाद अकबर की यहाँ पे राज चलता है, तो यहाँ जेलें बहुत मुख्तलिफ हैं। वो अलग बात है कि हमने उस पर कभी लबकुशाई नहीं की। तो जेल जेल होती है। और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से वो जब बेहतर समझेंगे उसका फैसला करेंगे, वो किसी के प्रेशर में आके ये फैसला नहीं करेंगे। हुकूमत ने जाने दिया, हुकूमत भुगते इस बात को, और वो जब उनका दिल होगा वो आ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सियासत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम मियाँ साहब को वापस ला के उनकी सेहत को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। जिस दिन इस मुल्क पे इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, मियाँ साहब इंशाल्लाह वापस आ जाए। आपको अदालतों के इंसाफ पर यकीन नहीं है? नहीं, अदालतों की बात नहीं है, हमें नैब न्याजी गठजोड़ पर यकीन नहीं है कि जिस तरीके से नैब के आए दिन नए केसेस बनाए जाते हैं। अब देखें ना असद साहब, अब बात यह है, वो रिंग रोड हो, वो BRT पेशावर हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, वो अद्वियात हो, वो गैस हो, वो बिजली हो, जितने आटा चीनी के स्कैंडल हैं, ये देखें ना, जहांगीर तरीन बड़े काबिल एहतराम है, वापस आए हैं। उनकी FIR में चीनी की कीमतों का जिक्र तक नहीं है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? ECC में कौन बैठा? काबीना में कौन बैठा? किसने? ये तो इन सवालों का जवाब तो देंगी अंदलीब साहबा। और अंदलीब साहबा, मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान कल का सुनवाना चाहिए। मैं उस बयान की रोशनी में एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, जरा सुनवाइए जी। ये वक्त आना था इस सूबे के ऊपर कि सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है वो भी पैसे देके जो है वो पोस्टिंग्स ले। लोगों का टेन्योर देखें, आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों को किस तरह से लगाया गया और उनको हटाया नहीं जाता। बाकी लोग जो है वो किसी का 3 माह से ज्यादा अरसा तैनाती नहीं होती। यानी इस कदर करप्शन। सहाफी हजरात मेरे सामने बैठे, आप खुद इस बात से आगा, आपके भी ये बात सारी इल्म में है। सिर्फ एक आदमी जो ऊपर बैठा है, जो सिर्फ हर वक्त जो है वो अपोजिशन को गालियां देता है और करप्शन का राग लाता है और कहता है कि जनाब मैं NRO जो है वो नहीं दूंगा। तो भाई ये NRO जिनको तुमने देना था वो तो तुम दे चुके हो। अच्छा अंदलीब साहबा, अब पिछला इलेक्शन आपने करप्शन के नाम पर लड़ा था और आपको बहुत, आपके बयानियों को बड़ी मकबूलियत में मिली। अब आप पर हुआ है काउंटर अटैक। अब पूरी ऑपोजिशन मिलकर आपको करप्ट साबित करने की कोशिश कर रही है। जहांगीर तरीन साहब का हवाला आया, रिंग रोड मंसूबे का हवाला आया, आपका जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है उस पर कल एतराज़ात उठाए गए हैं। बहुत सारे मंसूबों में करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं और ऑपोजिशन मिलकर अब कह रही है कि आप करप्शन कर रहे हैं। तो अगले इलेक्शन में ऐसा लगता है कि ये इस ऑपोजिशन का, इस हुकूमत के लिए यही नारा होगा। आप इस करप्शन के बयानिए का तोड़ कैसे करेंगे? असद, एक तो इन्होंने माशाल्लाह खुद ही अपने आप को झूठा साबित कर लिया। एब्सकॉन्डर जो होता है वो भगौड़ा ही होता है, उसका उर्दू होता है भगौड़ा, और ये आप चेक भी कर ले तो ये मान गए। दूसरा इन्होंने कहा कि जी होता है मफरूर, उर्दू में मफरूर होता है। मफरूर जो होता है भगौड़ा ही होता है, ये आप चेक कर ले। ठीक है। अच्छा देखें, दूसरी बात इन्होंने बड़ी खुद ही इन्होंने कहा ना कि जी वो इन्होंने विड्रॉ कर ली, इन्होंने हार से। आप
इसका मतलब है कि आप तो जस्टिस एजाजुल हसन को भी आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जिस तरह का ये इंसाफ मुयस्सर किया गया उसकी भी कम मिसाल है, ये उन्होंने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। लेकिन अनलीम साहबा देखें ना, पहले दिन आपने इसको आर्ग्यू किया और आपने कहा कि नहीं, अगरचे वो दरखास्तें वापस ले चुके हैं, हम इसको लड़ेंगे और प्रेसिडेंट सेट नहीं होने देंगे। अगली समाज में जाके आप विड्रॉ कर लेते हैं, तो कोई तो वजह आप जस्टिफाई तो करें ना, क्यों विड्रॉ किया आपने? तो यही तो कह रही हूँ कि अगर ये जो है चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लिख रहे हैं इस इंसाफ के बारे में, तो ये तो खुद ही यहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने जो लिखा उसको भी तो पढ़े ना। वो कह रहे थे उनके रिमार्क्स ये थे कि अगर हम आपको जल्दी इंसाफ मिल जाता है तो आप एतराज करते हैं, देर से मिलता है तो एतराज करते हैं, तो जल्दी मिल गया एतराज क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर तो कानूनी पहलू है, क्योंकि जब इंसाफ मिलता है जल्दी और उसके अंदर प्रोसेस को म्यूटेट किया जाता है, यानी आपने नोटिस नहीं दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं किया, तो उस वक्त इंसाफ के इंस्टेंट होने का जरूर सवाल आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल किया करप्शन पे जी, और इन्होंने कहा, आपको याद होगा कि ये अदालतें हैं जिनको ये कह रहे हैं कि नहीं जी बिल्कुल सही इन्होंने किया, ये वो अदालतें हैं जिन पे मुझे क्यों निकाला का पूरा एक फिल्म चली थी, जिसमें कहा गया था कि जो 5 जज हैं इनको उखाड़ के फेंक दो। तो इनको चाहिए कौन सा इंसाफ, ये खुद कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक ठाक है, इन्होंने सच बोला है, इन्होंने कहा जी जब मर्जी होगी नवाज शरीफ वापस आएगा। जब इंसाफ उनके बारे में होगा, यानी जस्टिस अब्दुल कयूम का इंसाफ होगा, फिर वो वापस आएंगे। जब इनकी वो जो 10 साल इन्होंने नैब को दफन किया हुआ था, खुद मानते हैं कि हमने दफन किया हुआ है, तब आएंगे नवाज शरीफ वापस। और बाकी जो इनके खानदान है, बीवी बच्चे बहुएं बेटे, सारे वहां जाते रहेंगे, जब इक्तदार मिलेगा ये वापस आएंगे। इनकी जमहूरियत यह है कि फौज को कहते हैं कि जी इनको गिराएं तो फिर हम आपका साथ देंगे। इनकी इंसाफ यह है कि हमारे मर्जी के जजेस लगे जस्टिस अब्दुल कयूम की तरह, फिर हम इंसाफ मांगेंगे। इनकी सारी की सारी जो फिलॉसफी है कि नैब, FIA, SCCP, उस पे हमारे बंदे लिखे। आपको पता है ना, SCCP में जो इनके जफर एजाजी साहब थे, उन्होंने डेट ही बदल दी थी इनकी शेयर होल्डिंग की। तो ऐसे इनको बंदे चाहिए इदारों में। नहीं सही है, चले अंदीप साहबा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप तो चलेंगे तो करप्ट है ना, इनके बारे में तो सब जानते हैं, करप्ट केसेस भी चल रहे हैं, मुलजिम भी हैं, अदालतों में भी हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रही हैं। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं तैमूर साहब के सामने भी एक सवाल रखना चाहता हूँ, आरिफ चौधरी साहब के सामने, और फिर 1-2 सवाल कानूनी हैं जो मैंने ताताड़ साहब से भी पूछने। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, ऑपोजिशन की कलेक्टिव स्ट्रेटजी है क्या इस वक्त आने वाले दिनों में, खासतौर पर बजट के हवाले से, और बजट के बाद ऑपोजिशन हुकूमत के हवाले से कोई स्ट्रेटजी रखती है? बिल्कुल, ऑपोजिशन आपने देखा होगा, PDM में अभी हम इकट्ठा हो या ना हो दैट इज़ सेकेंडरी। हालांकि मैं होपफुल हूँ शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद उनकी जो पॉलिसी है, उनको जो बयानिया है, वो हमें समझ में भी आ रहा है, और वो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। हम समझते हैं कि वो बेहतर जमातों को। आप क्या कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया समझ आ रहा है तो मरियम साहबा का समझ नहीं आ रहा था, और क्या इन दोनों का बयानिया मुख्तलिफ है? आप मेरे लफ्ज़ ट्विस्ट ना करें। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, एक ज़्यादा मेच्योर पॉलिटिशियन है, एक ज़्यादा सीजन पॉलिटिशियन है, कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो बेहतर मफाहमत के साथ मेरे ख्याल से चल सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है। तो आई थिंक वैसे भी आप आज देखेंगे हम क्यों ना डिफरेंट पेज पर हो। आप शहबाज शरीफ साहब को अपने मुफाहमत के बयानिए पर ला रहे हैं, यानी आप मुजाहमत के बयानिए पर खुद भी नहीं खड़े हुए हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उसी पर खड़े हैं, हर पार्टी खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, हम आपस में कोई भी बात करें, पर आपने देखा होगा कहीं पर भी किसी का भी स्टांस 1% भी इन करप्ट ना अहल हुक्मरानों के खिलाफ चेंज नहीं हुआ। आज भी हम जॉइंटली कहते हैं कि अगर इन्होंने फिर
एक अवाम दुश्मन बजट लाए, जैसे कि पहले पिछली बार ये और उससे पिछली बार ये ला चुके हैं, तो हम इसको पास नहीं होने देंगे। कैसे रोकेंगे? आपके पास तो अक्सरियत नहीं है। तो अपने मेंबरान जो हैं वो खुद, आप कैसे रोकेंगे सर इसको? तो हमारे पास तो अक्सरियत नहीं थी जब, हमारे पास तो अक्सरियत तब भी नहीं थी जब यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत के आए थे सेनेट की इस्लामाबाद के अवान से। हमारे पास तो तब भी मेजॉरिटी नहीं थी। नहीं तो अगर आपके पास, अगर आप नजदीक से साबित कर सकते हैं तो आप तो तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं तरीके अदम एतमाद लाकर। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सर? मैं समझता हूं कि शायद अगर हमारा बीच में कुछ इख्तलाफात नहीं होते, कुछ दरारें हमारे बीच में नहीं आती, तो अभी तक हम इमरान खान को हटा चुके होते। अगर हम यूसुफ रजा गिलानी के लिए इनसे ज्यादा वोट ले सकते हैं तो हम नहीं, मरियम साहिबा नहीं है। एक डिफरेंस आ गया, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, एक बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई, दोनों पार्टियों की तरफ से, जिसकी वजह से ये नुकसान आया। पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को शहबाज शरीफ साहब इकट्ठा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और अगर कर लिया तो मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला इस अवाम की दुआएं कबूल हो जाएंगी और इमरान खान के जो बाकी डेज हैं वो नंबर्ड होंगे। सही है, लेकिन मरियम साहबा कह चुकी हैं, PMLN का बयानिया वो है जो शायद खाकान अब्बासी ने कहा है, ना कि शहबाज शरीफ ने जो कहा है। मुझे आरिफ चौधरी साहब एक चीज़ बताइए, ये हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के लिए, यानी दरख्वास्त जो थोड़े दिन पहले आ सकती थी वो बिल्कुल उनके बाहर जाने की तारीख से एक दिन पहले आई, समाअत हुई, फिर उन्होंने उसके बाद वो बाहर नहीं जा सके तो एक और दरख्वास्त दी तौहीन अदालत की, वो उस पर एतराज़ लगा तो फिर उन्होंने एक और दी अमल दरामद की, फिर उन्होंने उसको भी विड्रॉ कर लिया आपको, और फिर अल्टीमेटली ये कि उनको रिलीफ नहीं मिला, यानी वो बाहर नहीं जा सके। आपके ख्याल में उनकी कानूनी टीम या स्ट्रेटजी में कोई सुकुम नज़र आता है आपको? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अब तक तो जो कुछ उन्होंने प्लान किया उसी तरह चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक हुई है। फैसला उसी तरह हुआ जिस तरह उन्होंने टाइम फ्रेमवर्क उनका अपना था। वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट भी ले चुके थे, सब कुछ तयशुदा था, और उसके बाद यानी इंटरम रिलीफ में सारा रिलीफ मिल गया। यानी उस वक्त अभी गवर्नमेंट को सुना भी नहीं गया था प्रॉपरली, यानी तो इसमें तो उनको कोई, मैं समझता हूँ कि उनकी टीम भी सही कर रही है और उनको टीम को आगे नतायज भी उनकी मर्जी के मुताबिक मिल रहे हैं। और आपने सुना अभी अता तारड़ साहब ने बड़ी खूब बात की, उन्होंने कहा जनाब जब यहाँ इंसाफ होगा वो आएंगे। उन्होंने वो बात नहीं की कि जो बात जिस शर्त पे वो गए थे, कि एक तरफ उन्होंने ये देखे तजाद ये है, अब अपनी जैसे इनकी मर्जी हो ये बात करें, और बातें जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक है और उसके सुरखेल है, और इन्होंने कि जी अब्सकाउंडर वो नहीं है, भगोड़े वो नहीं है, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात आप ज़रा देखें कि ये बुनियादी तौर पर मामला अदालत का है, जहां उन्होंने कमिटमेंट दी, अंडरटेकिंग दी कि मैं इन्हें वापस लाऊंगा, ये वापस आएंगे, और वो वापस आने वाली शर्त जो थी कि जी डॉक्टर्स ने अगर करना था तो उसके लिए भी ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तय कर चुकी है कि डॉक्टर्स, ये मामला अब सूबाई हुकूमत का होगा, सूबाई हुकूमत को आपने मुतमिन करना है, वजारत दाखिला को मुतमिन करना है सूबाई को। और वहाँ इन्होंने ना किसी तरह का कोई डॉक्टर्स का की तरफ से सर्टिफिकेट दिया है, ना उनकी परवाह कर रहे हैं, ना अदालत में। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मैं आपको अर्ज करूं कि ज़रा हुकूमत का भी आप हिसाब लगा लें कि हुकूमत टीवी पे बाकी तो तकलीफ उन्हें हो रही है, लेकिन जहां से मामला चला है, जहां उनकी अंडरटेकिंग मौजूद है, वहां वो भी नहीं जा रहा है। अदालत के फॉरम पर नहीं जा रहे, तो मामला इस तरह का है, नहीं जा रहा है। तो इसमें मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारी बातें कहने कहलाने की है। पाकिस्तान जो है इसमें तयशुदा मामला हो चुका है कि पाकिस्तान बड़े लोगों का, ताकतवर लोगों का, बाअसर लोगों का पाकिस्तान है। इसमें आम आदमी यानी मैं तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के जुमले मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जी सारी जी सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक मॉडल टाउन में जा रही है जहां वो थे। सही है, मैं एक चीज़ जो पूछना चाह रहा हूं अता तारड़ साहब से। अता साहब, एक डीबी थी अभी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की और जस्टिस हजरत गुराल साहब की। हजरत गुराल साहब ने पहले ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत का केस सुनने से इनकार किया, और फिर जो है वो कैप्टन सफदर का भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप लोग मीडिया में जाकर हमारे खिलाफ बातें करते हैं तो फिर आप किससे इंसाफ लेंगे, जिसने आलिया नीलम साहब ने कहा था, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो ये बताइए कि आप मीडिया में आकर जजेस के खिलाफ, अदालत के खिलाफ क्यों बात करते हैं? अच्छा सर, मैं ब्रीफली ज़रा आरिफ साहब का जवाब ये दे लूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट की अंडरटेकिंग और ऑर्डर है उसमें ये दर्ज है कि डॉक्टर्स जब उन्हें फिट डिक्लेयर करेंगे या 8 हफ्ते, वो 8 हफ्ते या डॉक्टर जी वो मामला है उनकी बाहर जाने की इजाज़त का।
दूसरा मामला जो है वो उनकी अपील्स का है, जो एवनफील्ड और अल अजीजिया की हैं, वो एक अलग मामला है। उसमें उनकी जो कन्विक्शन के खिलाफ उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो बेल दी थी वो वहाँ पे कंटेस्ट हो रही है। तो ये दो अलग अलग मामला है। आपका जहाँ तक सवाल है, देखिए मेरा फैमिली का भी एक बैकग्राउंड जुडिशरी से रिलेटेड रहा है। मैं तमाम जजेस की बेहद एहतराम करता हूँ। अरशद गुराल साहब वाला मामला कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए हुआ, और मेरी ये नाकस राय में उन्होंने रिक्यूज़ इसलिए किया क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई और वो कोर्ट ने बेल अनाउंस की, हमने तो नहीं की थी, पूरे आपके मीडिया के चैनल रसद साहब 3-3 दिन चलाते रहे कि शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई। कोर्ट के अहलकार ने अनाउंस की, चेंबर से आके अनाउंस की। देखिए उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जब वो बेल विड्रॉ की गई और बाद में एक डाइसेंट आया, तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी हमने अपना एक स्टेटमेंट आगे रखी कि हमें दुख हुआ है कि कोर्ट की तरफ से ऐलान शुदा एक बेल को जो है वो बाद में एक डाइसेंट आ जाता है। आपने थोड़ा सा गैर मोहतात अंदाज में कहा ना, आपने कहा कि फैसला बेल का हो गया था, बाद में फैसला तब्दील कर लिया गया। हालांकि अरशद गुराल साहब कहते हैं कि तब्दील नहीं हुआ, मैंने फैसला दिया ही नहीं था पहले। मैं देखिए, जो हमारी पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर डाइसेंट का फैसला था तो वो 3 दिन मीडिया पे क्यों चलने दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट की एक वेबसाइट है असद साहब, वो lhc.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे बेल अलाउड लिखा गया। तो देखे ना, हम बतौर साइल क्या समझते, और गुराल साहब की बहुत इज्जत बहुत एहतराम है, हमने उस फैसले पे क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने उस तरीकेकार की बात की कि अगर वो फैसला अनाउंस हो गया था, वेबसाइट पे वो उसको ऐलान कर दिया गया था, तो उसके बाद जो भी फैसला उन्होंने बाद में दिया वो उनको पहले दे देना चाहिए था। हमें दुख और अफसोस हुआ। लेकिन जब अरशद गुराल साहब ने ये कह दिया, फैसले में लिख दिया कि जी मैं तो पहले ही मैंने कभी हामी नहीं भरी थी, तो इसके बाद तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था ना कि फैसला तब्दील हुआ। अगर वो कहना चाहिए था कि देखिए तब्दील की बात नहीं है, अगर वो खामोशी तोड़ देते और उसी दिन डाइसेंट अनाउंस कर देते, या रजिस्ट्रार की तरफ से वेबसाइट पे आ जाता कि ये बेल जो है ये रेफरी जज को जाएगी, अब वो तो मामलात क्लियर हो जाते। हमने उनकी जात पे या उनकी किसी ऐसे मामले पे बात नहीं की। हमें दुख हुआ और हमें हैरानगी हुई कि वो 3 दिन चुप क्यों रहे इस मामले के ऊपर, और वो बतौर साइल हमने अपनी एक बात रखी। हम अभी भी उनकी इज्जत एहतराम करते हैं, हमें उनसे कोई इस तरह की रंजिश नहीं है। चलें, वो फिर खामोशी टूट गई और अब तो बेंच भी टूट गया, बेंच बन गया है, तो अब नए बेंच में ये दरखास्तें जाएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।